Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग बैक्टीरियल डिजीज कवर करने जा रहे हैं। क्लियर है ना। देखो हम लोग हेल्थ एंड डिजीज बेसिकली पढ़ रहे थे, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल बेसिकली, है ना। सो व्हाई डू वी फॉल इल में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था हेल्थ का, डिजीज का, इन सब चीजों को, साइन सिम्टम्स वगैरह देख लिया था, टाइप ऑफ डिजीज देख लिए थे, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन देख लिए थे, कैसे कैसे फैल रहा है। क्लियर है ना। हमने इन सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लिया था। आज देखेंगे क्या, तो कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। सो हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया था क्या होता है ना। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज में क्या क्या आते हैं, तो वो लिखते चलोगे साथ में। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज, तीसरा हम पढ़ेंगे फंगल डिजीज, चौथा हम पढ़ेंगे डिजीज कॉल्ड बाय प्रोटोजोन या प्रोटोजोन डिजीज, पांचवा हम पढ़ेंगे हेलमिंथ डिजीज या डिजीज कॉल्ड बाय हेलमिंथ। क्लियर है ना। तो ये पांच देखेंगे हम बारी बारी से, ठीक है ना। लेकिन अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, तो अभी हम आज के क्लास में देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज। क्लियर है। सो यहाँ पे हेडिंग डाल दो नंबर 1, दैट इज बैक्टीरियल डिजीज। चलो मैं क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ ना, ताकि एक डिजीज कवर कर लूं। नंबर 1 लिख लो, बैक्टीरियल डिजीज। क्लियर है ना। सो बैक्टीरियल डिजीज का मतलब क्या समझते हो, सिंपल सा डेफिनेशन, वैसे डिजीज जो बैक्टीरिया से हो रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख लेना डेफिनेशन, द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरियल डिजीज। क्लियर है ना। इसमें देखो एग्जाम्पल तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, मैंने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में भी लिखवाया था, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल में लिख लोगे ट्यूबरक्लोसिस, आगे लिख लोगे कॉलेरा, और एक लिख लोगे यहाँ टाइफाइड। तो ये 3 डिजीज हमें बेसिकली पढ़ने हैं यहाँ पे। क्लियर है ना। वैसे और भी डिजीजेज होते हैं बैक्टीरिया से होने वाले, हमें यहाँ पे कितने पढ़ने हैं, तो 3 डिजीज पढ़ने हैं। तो क्लियर है। आज देखते हैं, तीनों ही कवर करते हैं। क्लियर है ना। तो एक एक करके देखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला हेडिंग डालेंगे ट्यूबरक्लोसिस, यानी नंबर लगा देंगे इसमें। चलो ए नंबर लगा देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ, ट्यूबरक्लोसिस। सो देखो ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज है जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज में आ रहा है, दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इतना तो समझ में आ रहा है। अब कौन सा बैक्टीरिया है, बेसिकली उस पैथोजेन का नाम हमें याद करना है। सो सबसे पहला पॉइंट वही आएगा, उसमें लिखोगे इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम, ऐसे लिखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर है ना। सो यहाँ एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिससे क्या हो रहा है, तो ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है। क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इट इज एन एयरबॉर्न डिजीज which transmits from one person to another through droplets। क्लियर है ना, थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है, यहाँ पे ये चीज समझोगे, जैसे कि कोई भी आदमी खांसता या छींकता है तो जाने अनजाने में, क्लियर है ना, वहां पे तुम्हें पता हो या नहीं हो, वहां पे ना
लाखों करोड़ों ड्रॉपलेट्स बेसिकली निकलते हैं, क्लियर है ना, और वही ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। और अगर तुम्हारे आसपास कोई इंसान इनहेल करता है, जैसे सांस तो ले ही रहा है, क्लियर है ना, वो तो 24 आवर प्रोसेस चल रहा है हमारा। सो अगर कोई आसपास में सांस लेता है उस वाले एरिया में जहां पे कि तुमने ड्रॉपलेट्स निकाला है या किसी डिजीज्ड पर्सन ने ड्रॉपलेट्स निकाल दिया है जाने अनजाने में, तो वो उसे इनहेल कर लेगा, और जैसे ही इनहेल कर लेगा फिर ये बीमारी उसे भी हो जाएगा। सेम कोविड-19 में भी यही तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वायरस का केस है, तो यहाँ पे ये माना गया है कि देखा गया है कि वो 2 मीटर से ज्यादा वो ट्रेवल कर नहीं पाता है, क्लियर है ना, मतलब एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में, फिर वो नीचे सेटल हो जाता है क्योंकि वो हैवी है। तो इसीलिए हमसे सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने को बोला गया है कि अगर हम दूर रहते हैं तो अगर कोई खांस भी देता है, तो अगर कोई दूर पे है, 2 मीटर दूरी पे है, क्लियर है ना, तो वहां पे क्या होगा कि वहां तक जाते जाते ड्रॉप मतलब जो भी होंगे ना ड्रॉपलेट्स वायरस सारे क्या होंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे। ओके, सो वहां पे मतलब इस तरीके से तो इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। सो इसीलिए अपनाया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 में। चलो ये तो केस हो गया, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का ये पॉइंट समझ गए। यहाँ पे देखो बेसिकली एक चीज और समझोगे, यहाँ जो माइकोबैक्टीरियम है बेसिकली ये क्या करता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ट्यूबरकुलिन बोलते हैं उसे, है ना। सो लिख लोगे यहाँ पे द माइकोबैक्टीरियम releases a toxin called ट्यूबरकुलिन, क्लियर है ना, ट्यूबरकुलिन नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है और यही फिर आगे जाके हार्म पहुंचाता है। ओके, सो चलो अब देखो यहाँ पे समझेंगे हम सिम्टम्स। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी डिजीज पढ़े हम, किसी भी डिजीज को जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले उसके कॉजेटिव एजेंट्स को देखेंगे, क्लियर है ना, कैसे फैल रहा है वो सब देख लेंगे, और फिर हम चलेंगे सिम्टम्स पे कि ये बीमारी हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा, क्या क्या सिम्टम्स जनरेट होंगे बॉडी में तुम्हारे, क्लियर है ना। और सिम्टम्स बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिम्टम्स नहीं होंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा बीमारी है, क्लियर है ना। सिम्टम्स ही तो साइन पे पहुंचेंगे ना, मैंने सिम्टम साइन में डिफरेंस बता दिया है ऑलरेडी, क्लियर है। सो यहाँ पे सिम्टम्स में लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट लिखना क्रोनिक कफ, सेकंड लिखोगे रिलीजिंग ऑफ स्पटम कंटेनिंग ब्लड, क्लियर है ना। इन दो पॉइंट को समझो। क्रोनिक तो वर्ड याद आ रहा है ना, क्रोनिक वर्ड याद आ रहा है, टाइप ऑफ डिजीज में हमने देखा था पिछले लेक्चर में, जो लंबे समय के लिए हो क्रोनिक, जो कम समय के लिए हो एक्यूट। तो कफ हो रहा है लेकिन लंबे समय के लिए हो रहा है, लेकिन नॉर्मली देखो, नॉर्मली जो सर्दी खांसी होती है वो कुछ समय के लिए होती है और फिर सही हो जाता है, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे जो कफ होगा तुम्हारा टीबी वाले केस में, ये क्या होगा तो ज्यादा समय के लिए होगा, क्लियर है ना। और साथ ही साथ देखो रिलीज ऑफ स्पटम कंटेनिंग ब्लड, स्पटम समझते हो ना, बेसिकली जो मौत से जो निकलता है ना, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में, क्लियर है ना, व्हाइट स्ट्रक्चर्स टाइप, सो उसी को हम स्पटम बोलते हैं। ओके, और स्पटम में क्या होगा तो ब्लड निकल सकता है, यानी कि जब भी खांसेंगे छींकेंगे तो जो बलगम निकलेगा, बेसिकली बलगम बोलते हैं उसे, तो उस बलगम में क्या हो सकता है, ब्लड के प्रेजेंस देखने को मिल सकता है। तो ये एक इसका कॉमन तुम्हारा सिम्टम है, क्लियर है ना। क्योंकि देखो अगर मान लो कि किसी को खांसी हो रही है तो हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे ना कि इसे टीबी है, नॉर्मल भी तो हो सकता है ना, फ्लू भी तो हो सकता है ना, क्लियर है। सो अब देखेंगे, अब इसका खांसी मतलब लगातार चल ही रहा है, 20 दिन 25 दिन से खांस ही रहा है। सो अब हम थोड़े से उस सस्पिशियस में चले जाएंगे कि मतलब मे बी टीबी हो सकता है। और अगर हमने देख लिया कि ये खांस रहा है और उसके बलगम में ब्लड आ रहा है, तो हम थोड़ा सा और सर्टेन हो जाएंगे ना, आ रहा है समझ में। यानी अब लगभग हम समझ ही चुके हैं कि इसको टीबी हुआ है, चलो इसको लेकर डॉक्टर के पास, क्लियर है। सो इस टाइप से हम सिम्टम्स से कहां पहुंचते जा रहे हैं, साइन के पास पहुंच रहे हैं, क्लियर है ना। ढेर सारे सिम्टम्स मिलेंगे तो साइन देगा। सो ये 2 पॉइंट लिखे, इसके बाद और भी पॉइंट्स है, इधर देखो स्पेस नहीं है, इधर मैं लिख दूं, इधर लिख देता हूं और भी, पेन इन चेस्ट रीजन, एंड देखो चेस्ट रीजन में क्या होगा, पेन होगा और ब्रेथलेसनेस होगा, यानी सांस लेने में तकलीफ होगी।
क्लियर है ना। तो चेस्ट में पेन होगा और साथ ही साथ सांस लेने में भी तकलीफ होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल लंग का इन्फेक्शन है भाई टीबी। क्लियर है ना, लंग्स के सेल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो सांस लेने में तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। ओके, इतना समझे। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लेना, इस केस में भी फीवर आ जाते हैं तुम्हारे, फीवर एंड वीकनेस। क्लियर है ना। फीवर, देखो फीवर के बारे में सुनो, फीवर पता है अधिकतर बीमारी में आ जाता है। मोस्टली डिजीज में देखोगे ना कि फीवर एक सिम्टम के फॉर्म में आ जाएगा। क्यों आता है ना, उसे मैं समझाऊंगा इम्यून सिस्टम में, ठीक है। क्योंकि फीवर बेसिकली एक तरह से समझ लो ना कि बीमारी भी नहीं है। फीवर पता है हमें बहुत सारे चीजों से बचाता है। तो अगर किसी बीमारी में अगर फीवर आ रहा है ना, तो दैट इज वो उस बीमारी को कहीं ना कहीं रोकने में मदद कर रहा है हमें। लेकिन वही जब ज्यादा हो जाता है तो फिर एक तरह से बीमारी भी ट्रीट करते हैं हम, तो फिर हमें उसका दवाई भी लेना पड़ता है। लेकिन हमें फीवर का दवाई नहीं, बेसिकली हमें फीवर किस कारण से आया है हमें बेसिकली उसका दवाई लेना पड़ता है। अगर डेंगू से आया तो डेंगू का ट्रीटमेंट करना है, अगर टाइफाइड से आया तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट करना है, अगर टीबी से आया तो टीबी का ट्रीटमेंट करना है। हमें फीवर का थोड़ी ना ट्रीटमेंट करना है, आ रहा समझ में। क्योंकि फीवर तो सिंपली एक सिम्टम है। ओके, सो यहां तक समझ गए। अब क्या करो, इसे नोट कर लो, फिर मैं इसके प्रिवेंशन वगैरह लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं, तो इसे नोट कर लो पहले। तो इसे इरेज कर देता हूं मैं अब। इसके बाद देखेंगे ट्रीटमेंट्स वगैरह, देखेंगे कैसे इसे हम ट्रीट कर सकते हैं, मतलब सही कर सकते हैं, इस बीमारी का इलाज कैसे करवाएंगे वो देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसी में, बेसिकली स्टार बना के लिख लेना, इट कैन बी डायग्नोस्ड बाय मैनटॉक्स टेस्ट। बेसिकली देखो, अगर सिम्टम या साइन से भी हम अगर कंफर्म नहीं हो पाएंगे टीबी है या नहीं है, क्लियर है, कोई दूसरे बीमारी की वजह से तो खांसी नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पैथोलॉजिकल लैब टेस्ट करवाते हैं ना। तो यहाँ पे लैब में जो टेस्ट करवाएंगे उसका नाम क्या है, तो मैनटॉक्स टेस्ट। यानी डॉक्टर एक टेस्ट लिख के देगा, मैनटॉक्स टेस्ट अगर तुम्हें लिख के देता है मतलब कि डॉक्टर को कहीं ना कहीं शक है कि तुम्हें क्या है, तो टीबी है। लेकिन वो अपने शक को पहले दूर तो कर ले, तब तो टीबी का इलाज शुरू करेगा ना। इसका इलाज बेसिकली होता है डॉट्स। क्लियर है ना, DOTS बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में। वो सरकारी अस्पतालों में मतलब कि फ्री में मिलता है। क्लियर है ना, बस 5 रुपए का टिकट कटवाना पड़ता है, जो भी 5-10 का जो भी होता होगा, है ना। पहले तो 2 रुपए का टिकट कटता था सरकारी अस्पतालों में, अब क्या है 5 रुपए का या 10 रुपए का होगा। बस वो टिकट कटवाओ, उसके बाद वहां पे तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। वहां पे कंटिन्यू ट्रीटमेंट करवाना है, पूरा उसका एक कोर्स होता है, उस पूरे कोर्स को कंप्लीट करना है, और तब तक तुम्हारा टीबी सही हो जाएगा। क्लियर है ना। सो ये पॉइंट लिख लिए, मैनटॉक्स टेस्ट। अब यहाँ पे कुछ प्रिवेंशन लिखते हैं और क्योर लिखते हैं। क्लियर है ना। सो अगला इसी में हेडिंग बना देना, प्रिवेंशन एंड क्योर। तो देखो, प्रिवेंशन तो समझते हो ना, प्रिवेंशन मतलब बचाव, और क्योर मतलब कि उसका उपचार। अब यहाँ पे भी देखो एक चीज आता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से सही होता है। क्यों होता है सोचना, मैं बताऊंगा बाद में, जब ये डिजीज खत्म कर दूंगा ना उसके बाद बताऊंगा। सारे डिजीजेस पहले पढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो प्रिवेंशन में देखते हैं क्या करते हैं हम। पहला पॉइंट लिखोगे, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट to avoid infections, to avoid its spreading लिख लो बेसिकली, है ना, to avoid its spreading। यानी ये और ना फैल जाए और लोगों को ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेशन का मतलब तो समझते हो ना, आइसोलेशन मतलब कि जैसे एक क्रॉड है, उस क्रॉड में से अलग कर देना। क्लियर है ना। सो दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। आइसोलेशन मींस अकेला कर देना उसे। क्लियर है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, हम तो आइसोलेट कर देते हैं पेशेंट को, ताकि और लोगों को इन्फेक्शन ना हो सके। क्योंकि वो खांसते छींकते रहेगा नॉर्मल इन्वायरमेंट में, लोग सांस लेना थोड़ी ना छोड़ देंगे, सांस तो लेते रहेंगे, और हम आप जैसे लोग सांस लेते रहेंगे और बीमार भी होते रहेंगे, और ये इंसान बीमारी फैलाता रहेगा। इसलिए ऐसा है कि इसी को साइड कर दो। क्लियर है ना, आइसोलेशन वार्ड में इसको चिपका दो कि वहां पे बस अकेला जियो अब। ठीक है। यूज ऑफ handkerchief while
कफिंग और स्नीजिंग, यानी खांसते या छींकते वक्त क्या करना है हमें, तो मुंह को रुमाल से ढक लेना है। क्लियर है ना, आ रहा समझ में। तो ये सब चीजें तो बेसिक होगी, ये सब चीज आप भी समझते होगे। ओके, अब देखो इसका एक ट्रीटमेंट है, वो भी लिख लोगे पॉइंट बना के लास्ट में। इट्स ट्रीटमेंट इज डन with the help of dots। अब ये डॉट्स है क्या, इसको लिख लोगे, पूछा जा सकता है तुमसे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्लियर है ना, डॉट्स का ये फुल फॉर्म हो गया तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें है क्या, बेसिकली इसमें ना सीरीज ऑफ मेडिसिन दिए जाते हैं पेशेंट को। क्लियर है, और यहाँ पे एक टाइम निर्धारित होता है कि इस टाइम पे ये वाला देना है, इस टाइम पे वो वाला देना है। ऐसे ये डॉक्टर से मिलोगे तो ज्यादा बेटर तुम्हें समझा सकता है ना, मुझे भी उतने अच्छे से पता नहीं है बेसिकली। लेकिन हाँ, इसमें क्या है, एक पूरा कोर्स कंप्लीट करना होता है। क्लियर है ना, तो जो भी 3-6 महीने का होता है शायद, तो वो उसे कंप्लीट करना होता है हमें। उतने दिन तक खाना पड़ता है बिना एक भी दिन मिस किए। क्लियर है ना, और प्लस जिस टाइम पे बोला गया उसी टाइम पे। तो मतलब ये पूरा कोर्स ही कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे देखो अभी आप लोग कोर्स ही तो कंप्लीट कर रहे हो ना, ये 9th का कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, तो टाइम से कंप्लीट करोगे तभी तो फायदा होगा ना, नहीं तो फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे, कंप्लीट हुआ नहीं है तो कैसे करोगे। सो सिमिलरली यहाँ पे भी है, एक कोर्स है कंप्लीट करना पड़ता है, बीच में अगर छोड़ दिया तो फिर शुरू से करना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। ओके, तो यहाँ समझ गए, ये हमारा पहला बीमारी कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चलते हैं हम, दूसरा देखते हैं कौन सा है, नंबर बी देते हैं ना, लिखना टाइफाइड। दूसरा टाइफाइड ही था ना, या कॉलरा था, चलो कोई नहीं, अगर कॉलरा ही होगा तो उसे आगे देख लेंगे। ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, चलो देखते हैं हम। तो टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड तो एक बैक्टीरिया से ही होगा, क्योंकि हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं, तो अब बार बार हमें लिखाने की जरूरत नहीं है कि इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। हाँ, तुम्हें एग्जाम में आएगा तो तुम जरूर लिख सकते हो, एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते हो इसमें, इट इज एन बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, उसका नाम लिख सकते हो। मैं तो यहाँ सिंपल सा लिखूंगा, इट इज कॉज्ड बाई साल्मोनेला टाइफी। अब ये साल्मोनेला टाइफी कौन है भाई, तो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, ये बताना तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं, तो ये एक बैक्टीरिया ही होगा ऑब्वियसली। ओके, तो ये समझ गए कि इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। आगे लिखोगे, इट स्प्रेड थ्रू contaminated food and water। क्लियर है ना, ये गंदे पानी या खाने से होता है। गंदा पानी खाना जो बेसिकली है ना, ये बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजेंस के लिए ये घर है। क्लियर है ना, इसीलिए हमें साफ सुथरा खाना चाहिए, साफ सुथरा पीना चाहिए, ताजा खाना चाहिए। ये सब चीजें नॉर्मल चीजें हैं, आप समझते होगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ इतना, आगे लिखना है इसमें सिम्टम्स लिख लोगे, है ना। सो सिम्टम्स में लिख लेना, सबसे पहले यहां भी फीवर होगा, ऐसे लिख लो, कंटिन्यूअस फीवर, कॉमा, हेडेक होगा, साथ ही साथ पल्स रेट जो है ना वो स्लो हो जाएगा, स्लो पल्स रेट, इतना लिखे। इसके बाद लिखो डायरिया, which may become hemorrhagic। क्लियर है ना, सो डायरिया हो सकता है, जो कि अगर सही समय से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो हेमोरेजिक हो सकता है। यहाँ देखो एक नया वर्ड आया हेमोरेजिक। क्लियर है ना, इसे समझोगे। हेमोरेजिक मींस बेसिकली, डायरिया तो समझते हो ना, डायरिया समझ रहे हो
कि जब मतलब इंसान हद से ज्यादा मतलब क्या पॉटी करना शुरू कर देता है, नहीं डायरिया उसी को बोलते हैं ना। सो डायरिया में बेसिकली पॉटी इवन और वोमिटिंग भी होता है, क्लियर है, क्योंकि हो क्या रखा है समझो ना, गंदे पानी से हो रखा है बेसिकली, है ना। सो डायरिया होना इसमें कॉमन है। और इसमें होगा क्या कि जो बेसिकली स्टूल निकलेगा बॉडी से, जिसे पॉटी बोल रहे हैं, उसमें खास तौर से वाटर निकल जाएगा, और जब वाटर निकल जाएगा तो साथ ही साथ मिनरल्स भी निकलेंगे, वाटर मिनरल्स। तो बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी। और डायरिया वाले पेशेंट को अगर तुम डॉक्टर के पास ले जाओगे ना, तो डॉक्टर सबसे पहले उसे क्या करेगा, सलाइन चढ़ाएगा, पानी चढ़ाता है ना, डॉक्टर क्या करता है, पानी चढ़ाता है। तो वो पानी बेसिकली तुम्हारा वो नॉर्मल वाटर नहीं होता है, वो बेसिकली मिनरल्स कंटेनिंग वाटर होता है, क्योंकि वो सिंपली एक मेडिसिन है, क्लियर है ना, वो एक क्या है, मेडिसिन है। और उसमें भी देखो अलग अलग टाइप के वाटर आते हैं, मतलब अलग अलग दवाई का आता है। ऐसा नहीं है कि एक ही डब्बा आता है उसमें और वही सबको चिपका दो कि हाँ बिस्लेरी का एक बोतल आ रहा है 20 रुपए का, कोई भी डायरिया से पीड़ित हुआ उसको बिस्लेरी चिपका दो, बूंद बूंद करके उसके बॉडी में बिस्लेरी भर दो, ऐसा नहीं है ना। उसका भी अलग अलग मेडिसिन होता है, क्लियर है। अब तुम्हें एक चीज और दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं, कि सर जो मतलब ये जो भी सलाइन चढ़ाते हैं, वो जब बॉडी में ही देना है, पानी ही देना है, बेसिकली मिनरल नहीं देना है, तो उसे डायरेक्ट, है ना, फिर इंजेक्शन से क्यों दे रहे हो, क्लियर है। तो बिल्कुल क्वेश्चन भी तुम्हारा सही है। तो देखो इसे समझ लेना थोड़ा सा, बेसिकली हमारे बॉडी में जो मिनरल्स की कमी हुई है वो कहीं ना कहीं सेल वगैरह में भी तो कमी हुई है ना, आ रहा समझ में। तो यहाँ से होगा कि अगर तुम पी लेते हो डायरेक्ट उसको सलाइन को, तो पहले तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, और समझ रहे हो पहले ही प्रॉब्लम होगा, क्लियर है ना, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है नहीं। चलो हो भी गया, सस्टेन कर भी लिए उसे, तो क्या होगा प्रॉब्लम वो समझो, उसे एब्जॉर्ब होने में भी तो टाइम लगेगा ना। अब जब तक एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में, फिर जाएगा ब्लड में, तब जाएगा सेल में, तो टाइम लगेगा ना। उससे अच्छा ही डायरेक्ट ब्लड में डालो, डायरेक्ट वीन्स में डालते हैं ना, तो डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, जिससे कि बॉडी में जो भी आयंस वगैरह मिनरल्स वगैरह की जो कमी हो गई है ना, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, क्लियर है। देखो कभी भी इंजेक्शन देखते हो दो तरह से होते हैं, एक तो तुम्हारे वीन्स में डलते हैं और दूसरे तुम्हारे मसल्स में डलते हैं। तो वीन्स में खास करके वो इंजेक्शन डलते हैं ना जो कि मतलब इंस्टेंट एक्शन करना हो, जिसे जल्दी एक्शन करना हो, ओके। सो इमरजेंसी वाले हमेशा वीन्स में ही डलते हैं, ये याद रखना। तो यहाँ पे डायरिया हो सकता है, और अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उस डायरिया में ब्लड भी आ सकता है, क्लियर हुआ। तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझ लेना, इसका भी जो है ना मतलब क्या बोल सकते हो उसे, तुम जो टेस्ट है बेसिकली, यहाँ पे भी एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बिडाल टेस्ट। तो यहाँ पे लिख लेना एक पॉइंट, इट कैन बी डायग्नोस्ड बाई बिडाल टेस्ट। देखो अभी दिमाग में अगर क्वेश्चन आता भी हो कि सर बिडाल टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, तो बिल्कुल उस क्वेश्चन को साइड कर देना, है ना, हमें पढ़ना ही नहीं है, सिंपल सा नाम याद रखो, क्लियर है। ये कैसे होता है वो लैब वाले पे छोड़ दो, या कभी अगर जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिल गया कि कभी बिडाल टेस्ट करवाना पड़ा, तो जाके उस लैब वाले से पूछोगे कि कैसे करते हो भाई बिडाल टेस्ट आप, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज समझो कि अगर डॉक्टर ने टेस्ट में लिखा है बिडाल टेस्ट करवा के लाना है तुम्हें लैब जाके, सो दैट मीन्स डॉक्टर को क्या लग रहा है, तुम्हें क्या है, टाइफाइड है, क्लियर है ना। अगर बिडाल टेस्ट लिखा हुआ है तो टाइफाइड है, क्लियर है, इतना समझ गए, इसे नोट कर लोगे। फिर इसका आगे का पॉइंट देखते हैं। तो इसे रेज कर देता हूं अब। इसका भी देख लेंगे, प्रिवेंशन क्योर वगैरह, है ना। हमने डायग्नोसिस तो देख लिया इसका, बिडाल टेस्ट से हम लोग चेक कर लेंगे कि टाइफाइड है या नहीं है, क्लियर है ना। हेडिंग लगाओगे प्रिवेंशन एंड क्योर। तो इसमें लिखना सबसे पहला पॉइंट, ऐसे लिख लो, ऐसे मत लिखो, बाई मेंटेनिंग प्रॉपर cleanliness एंड सैनिटेशन, यानी साफ सफाई प्रॉपर मेंटेन करके, क्लियर है ना। आगे लिखो
बाय प्रॉपर डिस्पोजल, बाय प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटा। एक्सक्रेटा समझते हो ना, एक्सक्रेटा वही वेस्ट प्रोडक्ट, बेसिकली ह्यूमन का वेस्ट प्रोडक्ट खास करके यहाँ पे। क्लियर है? आगे लिखना है इसी में, बाय डिसइंफेक्टिंग वाटर एंड प्रॉपर कुकिंग ऑफ फूड। देखो इस पॉइंट को समझो, जैसे बहुत सारे डिसइंफेक्टिव एजेंट्स होते हैं बेसिकली, जो वाटर को क्या करता है, शुद्ध कर देता है। क्लियर है ना? जैसे हम लोग अपने घरों में केंट यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वो वाटर को क्या कर रहा है, डिसइंफेक्टिंग कर रहा है, बेसिकली डिसइंफेक्टेड कर रहा है, कि उसमें जो भी पैथोजेंस वगैरह है ना उसे मार दे रहा है। यूवी रेज होते हैं ना उसमें, तो यूवी रेज करता है क्या है, वो यूवी रेज बेसिकली पैथोजेंस को किल करता है। ओके, सो यहाँ पे हमें भी कुछ मतलब कि ऐसे मीन्स यूज करने होंगे जिससे कि वाटर का डिसइंफेक्शन हो सके, और साथ ही साथ मतलब कि प्रॉपर कुकिंग हो सके। खाने को सही तरीके से पकाना है, मतलब कि जैसे कि अगर फल सब्जी कुछ भी है उसे सही तरीके से धोना है। क्लियर है ना? और उसके बाद उसे प्रॉपर कुक करना है, क्योंकि तुम्हें पता होगा बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं ना, जो कि मतलब सही तरीके से पका देने से मर जाते हैं, लेकिन अगर वही सही तरीके से नहीं पके तो वहां पे एक्टिव स्टेट में रह सकते हैं और वो तुम्हें हार्म पहुंचा सकते हैं। एक चीज ये समझ में आया? ओके, अब देखो यहाँ पे डिसइंफेक्टिंग वाटर से ये भी मतलब है कि जैसे आसपास वाले या फिर मान लो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही पानी आ रहा है, तो वो भी डिसइंफेक्टिंग करके ही भेजना चाहिए, क्योंकि वो क्या है कि आम आदमियों के पास आ रहा है, जहां तहां भी आ रहा है लोगों के पास। तो क्या होगा, अगर वहां पे वाटर सही तरीके से नहीं मिल रहा है तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता है ना कैंट अपने घरों में। ठीक है, सो दिस इज डिसइंफेक्टिंग वाटर। ओके, यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंटीबायोटिक्स should be given to the patient। एंटीबायोटिक्स तो समझ ही रहोगे, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करेगा। देखो एंटी मींस दुश्मन, बायोटिक्स मींस बैक्टीरिया बेसिकली, तो बैक्टीरिया से फाइट करने वाला एंटीबायोटिक्स होता है। वैसे एंटीबायोटिक्स पढ़ाऊंगा मैं बाद में, डिटेल करूंगा इसे। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज और लिख लेना तुम, नोट बना के एक नोट बना के लिख लो, TAB है ना, टैब वैक्सीन provides immunity against typhoid for 2 to 3 years। क्लियर है ना? यानी एक वैक्सीन भी है, इसका नाम याद रखना है हमें, टैब वैक्सीन। क्लियर है ना? ये क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी का मतलब समझते हो ना, कि अगर इसके पैथोजन हमारे बॉडी में आ गया ना, तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी मिसाइल तैयार है उसे मारने के लिए। वैसे इम्यूनिटी देखो, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, कि इम्यूनिटी पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है ना? सो इम्यूनिटी के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना, उसे भी पढ़ाऊंगा। और इम्यूनिटी में बेसिकली एंटीबायोटिक्स वगैरह पढ़ाऊंगा, इम्यूनिटी से जस्ट पहले। ओके, वहां एंटीजेन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स, जो भी एंटी करके आते हैं ना, सब कुछ पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ इम्यूनिटी भी पढ़ाएंगे। तो इतना समझ में आया? तो यहाँ पे तुम्हारा टाइफाइड भी खत्म हुआ। ओके, अब कहाँ चलते हैं, कॉलेरा में चलते हैं। ठीक है ना? तो अब तीसरा बीमारी लेके आते हैं, दैट इज सी, कॉलेरा। तो कॉलेरा किससे हो रहा है, तो ये भी बैक्टीरिया से हो रहा है। जरा नाम देख लेते हैं, नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरा। क्लियर है ना? सो लिखेंगे, इट इज कॉज्ड बाई विब्रियो कॉलेरी, CHLORAE है ना, कॉलेरी बोलते हैं इसको, या विब्रियो कॉलेरा बोलते हैं बेसिकली। क्लियर है? सो ये कहाँ हो रहा है, मतलब किससे हो रहा है, तो विब्रियो कॉलेरी से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद लिखोगे, इट स्प्रेड थ्रू contaminated food and वाटर। ये बेसिकली कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से हो रहा है। जैसे तुम्हारा टाइफाइड हो रहा था,
दोनों ही बेसिकली फूड बॉर्न डिजीज या वाटर बॉर्न। देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ये भी लिख सकता हूँ, इट इज ए वाटर बॉर्न डिजीज, इट इज ए फूड बॉर्न डिजीज। तो अगर मैं वो भी लिखता हूँ तो ये स्टेटमेंट ही लिखा हुआ रहेगा, क्लियर है ना। इट इज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, या फिर यहाँ पे लिख लो इट इज ए फूड बॉर्न डिजीज एंड वाटर बॉर्न डिजीज, क्लियर है। इतना समझे। इसके बाद लिखना सिम्टम्स लिख लो। अब इसके बाद हेडिंग लगा लो सिम्टम्स। सो सिम्टम्स में लिखोगे सबसे पहला सिम्टम डायरिया। आगे लिखो मस्कुलर क्रैम्प्स। डायरिया तो समझते ही हो, डायरिया मैंने समझा दिया ऑलरेडी, क्लियर है ना। तो आगे जब भी जहां भी डायरिया है समझ जाना खुद से। मस्कुलर क्रैम्प क्या होता है कि जैसे बॉडी के जो मसल्स होते हैं ना, ऐसा लगेगा ना कि जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं इनवॉलेंटरीली, क्लियर है ना। मतलब मसल्स में क्या हो गया है, खिंचाव हो गया, तनाव हो गया, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर क्रैम्प। ओके, इसके बाद लिख लोगे और भी लॉस ऑफ minerals through urine and stools, क्लियर है। यूरिन स्टूल से क्या होगा, मिनरल्स का लॉस हो जाएगा बॉडी से, क्लियर है। अब इसके वजह से क्या होगा, साथ साथ वाटर का भी लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन अगर ज्यादा हो गया ना, डिहाइड्रेशन, तो इवन मौत भी हो सकती है। मे कॉज डेथ। अगर सही समय से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज बेसिकली वाटर की कमी हो जाना, क्लियर है ना। तो डिहाइड्रेशन, देखो वाटर एक बहुत ही क्रूशियल बेसिकली सब्सटेंस है हमारे बॉडी में, क्लियर है ना, क्योंकि वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस रिएक्शंस टू टेक प्लेस। ओके, साथ ही साथ वाटर का और भी रोल है, क्लियर है ना। डाइजेशन में है, एक्सक्रीशन में है, तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन में, हर जगह पे वाटर का ही रोल देखने को मिलता है। तो बॉडी में अगर वाटर की कमी हो गई ना तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर है। सो यहाँ पे इवन डेथ भी हो सकता है। तो ये सिम्टम्स हो गए, इसे जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं हम लोग क्या प्रिवेंशन क्योर्स देखते हैं। ओके, तो इसे इरेज करता हूं मैं। हेडिंग लगाओगे प्रिवेंशन एंड क्योर। सो सबसे पहले लिखोगे प्रॉपर वॉशिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड शुड बी डन, यानी खाना सही से धुला होना चाहिए और साथ साथ पका होना चाहिए, क्लियर है ना। पिछले पॉइंट्स में भी आए थे ये सब। नेक्स्ट लिखोगे ORS should be given to the patient। ORS क्या होता है, ORS का फुल फॉर्म लिख लोगे यहाँ पे। ORS stands for oral rehydration solution, क्लियर है ना। यानी जो डिहाइड्रेशन हो गया ना उसे वापस से स्टेब्लिश करेगा। ओके, तो ORS में बेसिकली ORS का एक पाउडर आता है बेसिकली, है ना। और अगर तुम चाहो पाउडर नहीं मिल रहा है इमरजेंसी में, तो फिर क्या करते हैं हम, पानी में नमक लेते हैं और उसमें चीनी भी लेते हैं, क्लियर है ना। मतलब चीनी लेते हैं, बेसिकली 2 चम्मच चीनी लेते हैं और चुटकी भर नमक लेते हैं और वही बन जाता है हमारा ORS बेसिकली, क्लियर है ना। क्योंकि उसमें मिनरल्स है। देखो जब हम ले रहे हैं बेसिकली नमक, तो उसमें सोडियम क्लोराइड दैट इज Na and Cl, मिनरल्स ही तो हैं ये सारे, आयंस ही तो हैं ये सारे, क्लियर है ना। तो इन्हीं सब की कमी हो जाती है जिसे पूरा किया जाता है। ओके, आगे लिखोगे कॉलेरा वैक्सीनेशन। कॉलेरा वैक्सीनेशन should be given।
यानी कि पर्सन को कॉलेरा का वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। कॉलेरा का वैक्सीनेशन होगा तो क्या हो जाएगा, कॉलेरा से भी क्या हो जाएगा, हमें मतलब हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा। अगर कॉलेरा का पैथोजन आता है हमारे बॉडी में तो उससे फाइट करने के लिए हम तैयार हैं। बेसिकली वैक्सीनेशन का यही मतलब होता है। क्लियर है ना। तो आज हमने बैक्टीरियल डिजीज देखा जिसमें हमने 3 डिजीज देखा, दैट इज टीबी देखा, टाइफाइड देखा और कॉलेरा देखा। क्लियर है ना। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वायरल डिजीज, और वायरल डिजीज में बेसिकली हमें 7-8 डिजीजेस पढ़ने हैं, तो उसे बेसिकली 2 लेक्चर करके मैं करवा दूंगा। ओके, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, इसे नोट कर लोगे।